दोस्तों, जो ये आज की घटना है ये वाकई दिल दहलाने वाली और पैरों तले ज़मीन खिसकाने वाली घटना है। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की ये घटना है और इसके पास एक जगह लगती है झारपड़ा। झारपड़ा के पास में ही एक जेल है। उस जेल के अंदर दो कैदी आपस में बैठ के बात कर रहे थे और अखबार पढ़ते हुए बात करते हुए बोले। एक कैदी दूसरे कैदी से बोला कि दिल्ली में एक आफ्ताब नाम के लड़के ने अपनी ही प्रेमिका के 36 टुकड़े कर दिए, कत्ल करके उसके 36 टुकड़े कर दिए। तो दूसरा कैदी बोलता है ये तो कुछ नहीं है, अपनी जेल के अंदर जो डॉक्टर साहब हैं उनका केस इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो दूसरा वाला कैदी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो वो दूसरा कैदी कहता है कि नहीं, आपको यकीनन विश्वास हो रहा है तो चलिए डॉक्टर साहब से चल के बात करता हूँ। तो जब दोनों कैदी जाते हैं डॉक्टर साहब के पास और जाकर के बात करते हैं तो ये सच्ची घटना उड़ीसा से है। और दोस्तों, ये हमारी घटना आपको अगर पसंद आए और अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राम राम, नमस्कार। मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया चैनल। तो चलते हैं अपनी सच्ची घटना की तरफ। ये घटना 3 जून 2013 की है। उड़ीसा के पास एक झारपड़ा इलाका है। उस इलाके में एक कॉलोनी पड़ती है। ये जो पोस्टेड कॉलोनी थी उसमें अफसर लोग रहा करते थे। उसी कॉलोनी में एक कर्नल साहब रहा करते थे जो आर्मी से रिटायर थे, कर्नल की पोस्ट से। और कर्नल की क्या, वो आर्मी में डॉक्टर की पैसे से थे, डॉक्टर की पोस्ट पे थे और वो सैनिकों का इलाज किया करते थे। जब रिटायर होने के बाद वो अपने यहाँ पे आए तो उनकी एक लड़की भी थी, एक लड़का था। लड़के का नाम राहुल था। जब वो लड़का और लड़की पढ़ लिख कर बड़े हुए तो लड़का यूएसए में डॉक्टर की पोस्ट पे ज्वाइन कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है। और लड़की पढ़ लिख कर दुबई में जाके एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। कर्नल साहब और उनकी पत्नी अकेले यहीं भुवनेश्वर में रहा करते थे, झारपड़ा में। धीरे धीरे ऐसे ही ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी उनकी अच्छे से। एक दिन उनका बेटा माँ से बात करने के लिए फ़ोन करता है जब माँ के पास, तो माँ का नंबर जब नहीं लगता है, स्विच ऑफ बता रहा था। तो जब नहीं बात हुई तो बेटे ने सोचा हो सकता है किसी कारणवश बंद हो गया हो। तो 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं। उसके बाद वो फिर से ट्राई जब करता है तो फिर भी माँ का नंबर बंद जा रहा था। फिर उसने अपनी बहन के पास कॉल किया और बहन के पास कॉल करने के बाद जब बहन से बात की तो बहन ने भी बोला मेरी भी कई दिन से बात नहीं हुई है, पता नहीं क्या बात है। धीरे धीरे ऐसे करके 1-2 हफ्ते जब बीत जाते हैं, बीतने के बाद फिर से वो जब ट्राई करता है तब भी वही बात, नंबर बंद जा रहा था और बात नहीं हो पा रही थी। तब वो अपने पिताजी के पास फ़ोन करता है। पिताजी के पास फ़ोन करके बोलता है कि बात क्या है, माँ का नंबर क्यों नहीं लग रहा है, माँ से मेरी बात नहीं हो पा रही कई दिन से। तो पिताजी उसके जवाब देते हैं बेटा, माँ तो दीदी के घर जा चुकी है दुबई में, कई दिन हो गए, घूमने के लिए गई है। तो बेटा एकदम असमंजस में पड़ जाता है, कहता है मैं दीदी से बात किया, दीदी बोल रही है मेरी भी कई दिन से बात नहीं हो। पिताजी कुछ और कह रहे हैं और दीदी कुछ और कह रही है, ज़रूर कुछ दाल में काला है। तो फिर वो फ़ोन रख देता है पिताजी का। और पिताजी का फ़ोन रखने के बाद अपने रिलेशन वालों से, रिश्तेदारों से, जो कि उसके भुवनेश्वर में ही रहते थे, उसके मामा लगते थे, जो ननिहाल थी उसकी, वहाँ पे अपने मामा के पास फ़ोन करके कहता है मामा जी प्लीज़ आप जा कर के देखिए घर पे, पता नहीं क्या बात है, माँ से बात नहीं हो पा रही है कई दिन से, माँ बात करना नहीं चाह रही या फिर उनका फ़ोन किस लिए बंद जा रहा है।
पिताजी कुछ और कह रहे हैं और सिस्टर कुछ और कह रही है, बहन हमारी। तो उसके मामा जब घर से जाते हैं और जा कर के देखते हैं तो अंदर से दरवाज़ा लॉक था। लॉक होने के कारण जब वो आवाज़ लगाते हैं कर्नल साहब को तो उनके जीजा लगता था, वो जो मामा था लड़के का, वो गया और अपने जीजा जीजा कह के बुला रहा था, कुंडी को बजा रहा था, गेट को खटखटा रहा था, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना कोई रिस्पॉन्स मिल रहा था, ना ही कोई जवाब मिल रहा था। जब काफ़ी देर हो जाती है तो उनका साला, जो कर्नल साहब का जो साला था, वो खिड़की से झांक कर देखता है। जैसे ही देखता है तो अंदर से कुछ ऐसी दुर्गंध आने लगती है, कुछ ऐसी स्मेल आने लगती है गंदगी की कि उसको देख जानकर उसकी देख करके उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तभी वो फिर से आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब ही नहीं मिलता है। वो ये जान चुका था अंदर कोई ना कोई है और ऐसी कोई ना कोई घटना घट चुकी है जिससे कि ये दुर्गंध आ रही है। तब वो जाकर के वो फ़ोन करता है पुलिस वालों को। जब पुलिस मौके पे पहुंचती है, मौके पे पहुंचने के बाद जब दरवाज़ा खटखटाती है और फिर से आवाज़ लगाती है तो अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती और कोई भी जवाब नहीं मिलता है। कर्नल साहब बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तब पुलिस गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आने के बाद फिर वो किसी तरीके से गेट को तोड़ करके और जब अंदर जाते हैं तो अंदर जज साहब अपने बेडरूम में अपने बेड पे बैठे हुए थे और सामने एक मेज़ रखी हुई थी। उस मेज़ पे एक थाली थी और थाली में एक सर रखा हुआ था। ये सब देखने वक्त के बाद पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि है तो ये क्या है। तभी उनका जो महिला का जो भाई था, जो राहुल का जो मामा लगता था, वो ये सब देखने के बाद एकदम ज़ोर ज़ोर से चीख करके चिल्ला करके रोने लगता है। तभी पुलिस वाले उसको संभालते हैं, संभाल कर को उसको बाहर करते हैं रूम से, और रूम से बाहर करने के बाद उससे कहते हैं आप अभी यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ उसके बाद। तभी कर्नल साहब से पूछा जाता है आपकी जो धर्म पत्नी है वो कहाँ है इस टाइम, और ये क्या है, ये सर किसका है। तो वो कहते हैं मेरी धर्म पत्नी तो हमारी बेटी के पास दुबई गई हुई है, विदेश गई हुई है, और वो वहाँ घूमने के लिए गई है, वहाँ रह रही है आराम से। फिर पुलिस वाले कहते हैं फिर ये सर किसका है। तभी वो कहते हैं ये सर में हमारी पत्नी का है और मैं इससे बात किया करता हूँ रोज़, हर रोज़। तभी पुलिस वाले समझ जाते हैं। कुछ इधर उधर के जवाब उनको मिलते हैं। जब इस तरीके के जवाब मिलते हैं तो पुलिस वाले के तुरंत ही समझ जाते हैं कि इस आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी कर्नल साहब की कुछ ऐसी बहकी बहकी बातें सुन करके हर जो कोई सुनता था, जो कोई इस शब्द को, इस सवाल को, इस क्वेश्चन को सुनता था तो यही सोचता कि हाँ कर्नल साहब की कोई ना कोई समस्या तो है। जब उनसे पूछने के बाद जब देखा गया तो जो घर के अंदर से जिधर से तेज़ से दुर्गंध आ रही थी, जब उधर जाके देखा तो उधर 2 संदूक रखे हुए थे बड़े बड़े, जो आर्मी के सैनिकों को मिला करते हैं, बड़े बड़े संदूक। उन संदूक को जब खोल के देखा गया, उन संदूक के अंदर हर एक दोनों संदूकों के अंदर 11 टिफ़िन बॉक्स रखे हुए थे, जिन टिफ़िन बॉक्सों में 3 से 4 बॉक्स आते थे। एक बड़ा सा टिफ़िन बॉक्स था इसमें हर टिफ़िन में 3 से 4 बॉक्स आते हैं। जब उस एक टिफ़िन बॉक्स को खोल के देखा गया तो हर टिफ़िन बॉक्स के अंदर मीट के पीस रखे हुए थे, एक एक बॉडी के छोटे छोटे पार्ट रखे हुए थे। अब हर कोई ये जानने को तैयार था कि आखिरकार ये पीस किसके हैं, ये बॉडी के पार्ट किसके हैं। तो जब जज साहब से पूछा जाता है ये क्या है, ये किसके पार्ट हैं, तो जज साहब कहते हैं हमारी धर्मपत्नी की अंतिम इच्छा थी कि उनको शिरडी में जाके उनकी बॉडी को शिरडी में ले जाके दफनाया जाए, तो मैं उन्हीं का इंतज़ाम कर रहा हूँ ले जाने के लिए। तभी ये सब बहके बहके सवाल सुन करके
पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं इनके मानसिक संतुलन खराब है। तभी उनके जाके पास पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि ये सब क्या है। तो पड़ोसी कहते हैं कि कर्नल साहब का कुछ क्रोधित स्वभाव के हैं, जो कि इनके रूम घर के सामने हर रोज़ अगर कोई गाड़ी खड़ी कर दे या फिर कोई खड़े 2 लोग 4 लोग खड़े होकर बात करने लगे तो उससे आए दिन ये लड़ाई झगड़े करने लगते थे और ये शिकायतें थाने तक पहुंचा देते थे। ये वारदातें हर रोज़ होती रहती थी। ये सब जानने के बाद फिर उनके बेटा बेटी को फ़ोन किया जाता है और बेटा बेटी को फ़ोन करने के बाद उनको बताया जाता है कि आपकी माँ के साथ ये सब हो गया है। तो वह जैसे ही उनको पता लगता है वह तुरंत वहाँ से बेटी दुबई से आ जाती है और बेटा USA से चला आता है। ये देखने के बाद जब वो शक्ति से पूछताछ होती है और ये घटना पूरी भुवनेश्वर में फैल चुकी थी, एक अखबारों के ज़रिए और टेलीविज़न के ज़रिए हर किसी के मन पे यही एक सवाल था कि आखिरकार कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। तो जब कर्नल साहब से सख्ती से पूछा जाता है कि आपने अगर कोई चतुराई की, अगर कुछ नहीं बताया और सच्चाई से अगर नहीं बताया तो आपके साथ बहुत बुरा अंजाम होगा। तो डॉक्टर साहब टूट जाते हैं और टूटने के बाद अपने बच्चों के सामने और पुलिस वालों के सामने जो बताते हैं वो बहुत ही दर्दनाक था। कहते हैं कि मैं हर रोज़ जब मेडिकल से अपने काम से जब आता था घर पे तो मेरी पत्नी किसी न किसी बात को लेकर हर रोज़ लड़ाई झगड़ा शोर मचाती थी। तो ये 3 जून की रात को जब मैं शाम को मैं अपने मेडिकल से आता हूँ, 3 जून 2013 की बात है, जब मैं अपने मेडिकल से आता हूँ तो ये शोर मचा रही थी और लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार थी। इधर मैं अपने हाथ में टॉर्च ले रखा था बड़ी सी और लाइट जा चुकी थी घर में, तो मैंने उस टॉर्च को इनके सर पे इतनी तेज़ से मारा कि एक ही बार में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मैंने इनके छोटे छोटे पीस करके इनके सर को धड़ से अलग कर दिया और उस टेबल पर रखा है जो मैं इनसे रोज़ बात किया करता हूँ, इनके छोटे छोटे टुकड़े करके और हर रोज़ एक नए टिफ़िन में ला करके और अच्छे से पीसों के ज़रिए से उनको टिफ़िन में सजो करके रखते थे और संदूक में टिफ़िन इस तरीके से लगाते थे क्रम बाई क्रम, क्योंकि मैं संदूकों को सिडनी में ले जाके समाधि बनाना चाहता था। जब ये घटना पूरी सुनते हैं, सुनने के बाद जब घटना की जानकारी मिलती है तो कर्नल साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बॉडी के पार्ट को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं तो पोस्टमार्टम नहीं होता उनका, क्योंकि पार्ट इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बना दिए गए थे, पहले से ही उसका पोस्टमार्टम की तरह हाल बेहाल था। तो फिर जब DNA रिपोर्ट आती है, उनकी DNA चेक किया जाता है, तब पता चलता है कि हाँ इनके सिर पे किसी ने पहले वार किया है, चोट मारी है, उसके बाद ही इनका देहांत हुआ है। तो जब कर्नल साहब का नाम होता है डॉक्टर सोमनाथ परिंदा, इनकी उम्र लगभग 71 से 72 साल थी और इनकी पत्नी की उम्र लगभग 62 से 63 साल थी। तो जब इनकी 25 फरवरी दिन मंगलवार को 25 फरवरी दिन मंगलवार 2020 को जब इनके केस की सुनवाई होती है, तो उस केस की सुनवाई में जब ये कर्नल साहब जोड़ जोड़ के चिल्ला करके चीख के कह रहे थे कि साहब ये मैंने नहीं किया, ये सब काम हमने नहीं किया, ये जो घटना हुई है ये हमने नहीं की। तभी पुलिस वाले एक पुख्ता सबूत लाते हैं उनके लिए और जब अदालत में पेश करते हैं और गवाह जब पेश करते हैं और सबूत सारी रिपोर्ट है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये DNA रिपोर्ट सारी ला के जब पेश करते हैं तब उनको सज़ा सुनाई जाती है और सज़ा में 50,000 का दंड और उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और जज साहब कहते हैं कि जब तक इस व्यक्ति की
मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक इसको इसी जेल में रहना होगा, इसे जेल से बाहर नहीं निकाला जाए। और ये आज भी सोमनाथ परिंदा जी इस वक्त भी उसी जेल में हैं। तो दोस्तों, सोमनाथ परिंदा जी वैसे तो पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी पत्नी के 300 से भी ज़्यादा टुकड़े कर दिए थे। एक संदूक में 11 टिफिन थे और दूसरे संदूक में भी 11 टिफिन थे। कुल मिला के टोटल 22 टिफिन थे और 22 टिफिन में छोटे छोटे पीसों में, किसी में हाथ था, किसी में सिर था, किसी में धड़ था। इस तरीके से उन्होंने पैक कर रखा था। जब उन्होंने बताया कि मैं अपनी पत्नी से बात किया करता था, हर रोज़ अपने काम पे जाया करता था, WHO संगठन से भी वो संगठित थे, उनसे जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर वो अपने मेडिकल से आते थे और आकर के शाम को उनसे उस खोपड़ी, उस सिर से आके, खोपड़ी से आके बैठ के बात किया करते थे। आज हमने ये काम किया, आज हमने वो काम किया, आज आपके शरीर के इतने टुकड़े किए और इतने टिफिन में पैक कर दिए। तो दोस्तों, आफ्ताब की तो कहानी, इस घटना के सामने आफ्ताब का केस तो उसकी तुलना में कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं संसार में, दुनिया में, कि जिन्होंने, आफ्ताब ने तो 36 ही टुकड़े किए। इससे भी दर्दनाक कहानी है जो 300 से भी ज़्यादा टुकड़े हो गए थे। सोमनाथ जी ने अपनी धर्मपत्नी की 300 से भी ज़्यादा टुकड़े कर दिए थे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का तत्पर और इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा ये नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तंग करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सच्ची घटनाओं से अवगत कराना है, ताकि हमारे देशवासी के लोग जहाँ तक हो, जितना भी हो, ऐसी घटनाओं से दूर रहें, अपने मानसिक संतुलन को, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। तो जय हिंद, जय भारत। बने रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके लाता रहूं। थैंक यू।